जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। आज ये लाइंस नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की रिलेशनशिप पर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ हुई रिसेंट ट्रेड डील पर जॉइंट स्टेटमेंट आया। उसमें लगभग वही लैंग्वेज और वही टर्म्स हैं जो ट्रंप ने कुछ दिन पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुद की थी। उस वक्त भारत सरकार ने ना कोई प्रोटेस्ट किया, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दी, और अब लगता है जैसे उसी बात पर ऑफिशियल थप्पा लग गया हो। सरकार इस डील को हिस्टोरिक और विन विन बता रही है, लेकिन अगर टर्म्स को ध्यान में रखें तो डील जबरदस्त है, लेकिन अमेरिका के लिए। रिपोर्टेड डिटेल्स के मुताबिक अमेरिका भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट पर 18% तक टैरिफ लगाएगा, जबकि पहले ये 3 से भी कम हुआ करता था। दूसरी तरफ भारत अमेरिका से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा रहा है, मतलब बैलेंस क्लियरली एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा असर भारत के टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, हैंडक्राफ्ट्स, होम डेकोर और मशीनरी सेक्टर पर पड़ेगा। ये वही सेक्टर है जहां करोड़ों लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा है, स्पेशली एमएसएमईज, स्मॉल एक्सपोर्टर्स और आर्टिशंस। 18% टैरिफ का मतलब बिल्कुल सिंपल है, इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, ऑर्डर्स कम होंगे, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस गिरेगी और सबसे ज्यादा मार स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाले एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट पर भारत अपने दरवाजे खोल रहा है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फीड, डीडीजीज जैसे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटाए जा रहे हैं, मतलब क्वालिटी चेक, रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस में भी ढील दी जा सकती है। इम्पैक्ट भारत के किसान, लोकल एग्री मार्केट पर पड़ेगा, जो पहले ही क्राइसिस में चल रहा है। एक और बड़ा पॉइंट है भारत का कमिटमेंट कि अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन तक का सामान खरीदा जाएगा। इसमें ऑयल, गैस, एनर्जी, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कोल और एग्रीकल्चर आइटम्स शामिल हैं। सवाल सिंपल है, जब भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात कर रहा है, जब मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जा रहा है, तो फिर इतना बड़ा इंपोर्ट कमिटमेंट किस लॉजिक पर? इस डील का एक और सेंसिटिव एंगल है रशिया से ऑयल खरीदने का इशू। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ये कंडीशन रखी है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदने पर दोबारा गया तो 25% टैरिफ वापस ठोक दिया जाएगा। ट्रंप का स्टेटमेंट था, वी विल कीप इंडिया अंडर वॉच। ये लैंग्वेज पार्टनरशिप की कम, प्रेशर और डोमिनेंस की ज्यादा लगती है। और सवाल ये भी है कि जब अमेरिका खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट पर डिसीजंस लेता है तो भारत से एक्सपेक्टेशंस क्यों की कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करे। यहीं पर बात सिर्फ ट्रेड डील तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि पॉलिटिकली प्रेशर के एंगल पर भी चली जाती है। अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर लीगल सिक्योरिटी और खुद ट्रंप के नाम एप्स्टीन फाइल जैसे कंट्रोवर्सी में आना, ये सब कॉन्टेक्स्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्रिटिक्स का कहना है कि मोदी सरकार इस वक्त डिफेंसिव मूड में है और किसी भी तरह अमेरिका को अपीस करना चाहती है, चाहे उसकी कीमत नेशनल इंटरेस्ट ही क्यों ना हो। इस पूरी डील में सबसे बड़ा लॉस है इंडिया का बार्गेनिंग पावर और सेल्फ रिस्पेक्ट। ट्रेड निगोशिएशन का मतलब होता है गिव एंड टेक, लेकिन यहाँ गिव ज्यादा और टेक कम दिख रहा है। सरकार खुद अपने एक्सपोर्टर्स, किसानों और एमएसएमईज के कंसर्न ओपनली एड्रेस नहीं कर पा रही है। जब पार्लियामेंट या पब्लिक को डिटेल व्हाइट पेपर नहीं दिया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर में बात एक ही एंगल पर आकर रुक जाती है, क्या ये डील लॉन्ग टर्म में भारत के फायदे में है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब का नतीजा है। आज हम भारत की विदेश नीति और इकोनॉमिक डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कर्ज और एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल सामने आता है। आरबीआई और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का एक्सटर्नल डेब्ट लगभग 700 से 750 बिलियन यूएस डॉलर के बीच पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि भारत दुनिया की टॉप 20 सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में से एक है। सरकार ये जरूर कहती है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मैनेजेबल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब देश इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, खासकर एनर्जी इंपोर्ट्स पर, तो हर ग्लोबल प्रेशर का असर सीधा इकोनॉमी पर पड़ता है। भारत 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। इसमें पिछले 2-3 सालों में रशिया सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था, जहां से भारत को 30 से 35% तक क्रूड ऑयल मिलता था। ऑयल डिस्काउंट प्राइस पर आता था, कभी 10 से 15
डॉलर पर बैरल सस्ता। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल कंट्रोल में रहा, रुपया पर प्रेशर कम पड़ा और इन्फ्लेशन को भी कुछ हद तक संभाला जा सकता। ये कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं था, बल्कि प्योर नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का हिस्सा था। अब अगर अमेरिका के प्रेशर में आकर भारत रशिया से तेल लेना कम कर देता है या बंद कर देता है, तो सिंपल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तेल कहीं और से आएगा, मिडिल ईस्ट, यूएस शेल ऑयल या वेनेजुएला से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है। मिडिल ईस्ट और यूएस का ऑयल महंगा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है और वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन इतना भी स्टेबल नहीं है कि वो रशिया का रिप्लेसमेंट बन सके। एनर्जी एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया को रिप्लेस करने का मतलब ये है कि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट बिल में $304 बिलियन का एक्स्ट्रा एनुअल बर्डन, ये बर्डन कागजों पर सरकार उठाए या ना उठाए, लेकिन आखिर में इसका बोझ पेट्रोल डीजल के दाम, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर जरूर पड़ेगा। इसकी वजह से आम आदमी को भी परेशानी हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो में सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल है पॉलिसी इंडिपेंडेंस का। इतिहास उठाकर देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका के सैंक्शंस झेले, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर समझौता नहीं किया। मनमोहन सिंह के दौर में 2012 में बराक ओबामा ने तेल लेने का प्रेशर बनाया, लेकिन मनमोहन सिंह ने सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि ईरान की ऑफिशियल यात्रा भी की, क्लियरली कहा कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के फैसले खुद करेगा। उस वक्त भी अमेरिका नाराज था, लेकिन भारत ने झुकना मंजूर नहीं किया। आज के दौर में ये साफ दिखता है, रशिया से तेल कम करने के सिग्नल्स, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बदले इंपोर्ट कमिटमेंट्स और खुद ट्रंप जैसे लीडर्स का ये कहना कि वी विल कीप इंडिया अंडर वॉच, ये लैंग्वेज पार्टनरशिप की नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स की लगती है। और जब देश में पहले से कर्ज हो, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा हो, ऐसे प्रेशर आगे से जब आ रहे हैं तो झुकना लॉन्ग टर्म या आत्मनिर्भर भारत के खिलाफ है। इस सब की एक और लेयर है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, मिडिल ईस्ट में अपनी मर्जी से वॉर्स और सैंक्शंस लगाता है, और जब बात अपनी इकोनॉमी की आती है तो किसी दोस्त को अपना नहीं देखता। तो फिर सवाल यह है कि भारत ही क्यों अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को लिमिट करे? क्या ये डिप्लोमेसी है या फिर इकोनॉमिक मजबूरी और पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा? आज भारत इस दिशा में जा रहा है, वहां एक रिस्क क्लियरली दिखता है, डिसीजन मेकिंग या सेंट्रलाइजेशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर आज तेल के मामले में झुके, कल डिफेंस परचेज में, परसों टेक्नोलॉजी और डेटा पॉलिसी में, तो धीरे धीरे भारत एक इंडिपेंडेंस ग्लोबल पावर से ज्यादा प्रेशर मैनेजेबल इकोनॉमी बन सकता है। ये सिर्फ मोदी सरकार का सवाल नहीं है, ये भारत के फ्यूचर का सवाल है। आखिर में बात सिर्फ इतनी, कर्ज में डूबे देश सस्ती एनर्जी छोड़कर महंगी एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी देश लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं कर सकता, और जो देश अपने फैसले खुद नहीं लेता, उसकी फॉरेन पॉलिसी ही किसी और के इंटरेस्ट में चलने लगती है। ये डिबेट, ये बात किसी एक लीडर के सपोर्ट या विरोध की नहीं है, ये सवाल है कि देश किस दिशा में जा रहा है।